सरैया जी तो हमारे लिए बहुत ही मृदुभाषी हैं। सर के लिए स्पेशली ओबी के लिए हमें बहुत याद रहेंगे। देशमुख जी आपका भी बहुत अच्छा साथ रहा है। आप सभी के आगे आने वाले सेकंड इनिंग के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जैन सर, सरैया जी, गुप्ता जी, देशमुख जी, शालिनी और घर के सब परिवार वाले और मेरे साथियों सभी को नमस्कार। आज तो रिटायरमेंट पार्टी तो है, दुख के साथ खुशी भी है, सब अपने घर जा रहे। लेकिन सच में संजय गुप्ता जी के लिए तो दुख है कि हमने मना भी करा था कि गुप्ता जी यदि आपका एप्लीकेशन हमारे पास आया तो हम भेजेंगे नहीं आगे, लेकिन उन्होंने चुपके से भिजवा दिया। और सब खुशी खुशी घर जा रहे हैं। आप लोगों के लिए प्रार्थना है, सब सुखी रहे, खुश रहे, मस्त रहे। सबने सहमति दी। दूसरा बनाया था, एग्री आप लोगों ने भी किया। नहीं, हम तो अब भी सहमत नहीं है।
मैं एक वाइफ के नज़रिए से श्री संजय गुप्ता जी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एक इंजीनियर के तौर पर तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया, परंतु एक बेटे, एक पति और एक पिता के रूप में भी वे बेस्ट रहे हैं। बेटे की पढ़ाई हो, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, इंडिया के टॉप मोस्ट IIT में उसका एडमिशन हो, बहुत कठिन हालातों में उसकी शादी का फर्म डिसीजन हो, और कुछ सालों पहले मेरी PhD में उनका सतत मुझे सपोर्ट करना, या VRS जैसा इतना क्रिटिकल डिसीजन हो, ये सब एक इंसान, एक पति और एक पिता के रूप में उनकी सफलता और डिसीजन मेकिंग को प्रूव करते हैं। अब उन्होंने सर्विस छोड़कर कुछ और करने का सोचा है, तो निश्चित ही उसमें वो अपना बेस्ट ही देंगे। वैसे भी फैमिली और डिपार्टमेंट को इतने साल देने के बाद कुछ वे अपने मन की खुशी के लिए करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा उनके इस निर्णय में भी उनके साथ रहूंगी। ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम सरैया जी के घर से आमंत्रित करते हैं, कोई अगर कुछ बोलना चाहें प्लीज। के सभी साथियोों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित सरैया, मैं इनसे 4 साल छोटा हूं और DRDO में कार्यरत हूं। सर्वप्रथम तो श्री देशमुख जी, श्री संजय गुप्ता जी और हमारे भाई को जो सेवानिवृत्त होने के बाद जो रूल रेगुलेशन की हमारी बंधन थी गवर्नमेंट सिस्टम में, उनसे मुक्त हो रहे हैं। आज से वो स्वतंत्र हैं। वो बात अलग है, घर पे जाने के बाद शायद उतने स्वतंत्र ना रहें लेकिन ऑफिस की जो बंधन थे उससे पूर्णतः मुक्त है। वो अपने मन के काम कर सकते हैं, समाज में सेवा कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति में के लिए समाज को सेवा करने का भी समय मिलना चाहिए। और हमारे अपने भाई के बारे में बताना चाहते हैं कि वो दूरदर्शन में आने से पहले गांधीवादी विचारधारा के साथ जुड़े रहे हैं। श्री सुब्बा राव जी के साथ में बहुत काम किया उन्होंने। उस परंपरा को उन्होंने जिंदगी में भी निभाने की कोशिश की है, और हम लोगों में भी उसका फलस्वरूप भी हम लोग अच्छी जगह पर पहुंच पाए हैं। उसमें बहुत कुछ श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि हमारे परिवार में मुखिया की तरह रहे हैं वो। शायद सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिव लोग होंगे, नेगेटिव लोग होंगे, लेकिन उनसे काम किस तरह करवाया जा सकता है वो इनके पास कला है। और गवर्नमेंट सिस्टम में जिसके पास ये कला होती है वो गवर्नमेंट सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। तो चाहे वो दतिया रहा हो, श्योपुर कला, सबसे पहले इनकी पोस्टिंग हुई थी पाटन गुजरात में, उसके बाद गोधरा गए। तो मोस्टली जगह जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है मैंने वो जगह देखी। किसी न किसी बहाने हम उस जगह जाते थे, इनके सीनियर्स थे। और एक अच्छी चीज़ ये रही है कि इनके जितने भी सीनियर्स रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर में टिक्कू जी रहे हों या अजय गुप्ता जी थे पहले दूरदर्शन में, उनसे भी हम पर्सनली मिले हैं। ग्वालियर में, इंदौर में भी मैं साथ में ही रहा हूँ, तो वहाँ भी पूरे टाइम दूरदर्शन में हम लोग मिलते रहते थे। सर लोग, मैडम लोग और यहाँ पर उपस्थित सारे गेस्ट लोग, जो कि देशमुख परिवार के इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने इतने कीमती समय में से, आगे सबका बिजी शेड्यूल चल रहा है और चलता ही है, तो उसके लिए जो आपने टाइम निकाला उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब पापा के बारे में बोल सकता हूँ कि एक परफेक्ट आदमी होना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं अपने पापा को अपने रोल मॉडल की तरह लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्मी से बिलोंग करता हूँ और मैं स्पेशल फोर्सेज में सर्विस कर रहा हूँ। तो मैं अपने पापा को देख के ही बड़ा हुआ हूँ कि डिसीजन मेकिंग आसान नहीं होती लाइफ में, कि किसी भी जॉब के अंदर जॉब को चलाना, परिवार को चलाना, और उसके साथ में अगर उनके बच्चे उनके साथ में ना हो तो थोड़ा और डिफिकल्ट पड़ता है लाइफ में। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि न मैंने किताबों से सीखा है, न कलम से सीखा है, न मैंने किताबों से सीखा। प्रॉब्लम्स आया और मैं दूरदर्शन परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस समय पर मैं उस टफ टाइम में अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं था, उस टाइम में लेके चले पापा को और एक मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। और मैं अपने मदर को भी काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करता हूँ और प्राउड फील करता हूँ कि मेरी मम्मी वहाँ से पापा को यहाँ लेके आई। और एक अलग शहर में, अनजान शहर में रहना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तकरीबन ऑल ओवर इंडिया सर्वाइव कर रहा हूँ अभी, तो उससे फ़र्क पड़ता है। और थैंक यू पापा इसके लिए। अनमा मैडम और हमारे सेवानिवृत्त होने वाले समस्त साथी सरैया जी, गुप्ता जी और देशमुख जी,
और उनके परिवार से पधारे हुए सारे परवाणीगण और मेरे मित्र। 3 स्तंभ हमारे यहाँ के आज फिर जा रहे हैं। जैसा हर महीने हम लोग रिटायरमेंट के समय पर एकत्रित होते हैं, आज फिर एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे स्तंभ थे हमारे। देशमुख जी के बारे में शारीरिक व्याधि होने के बावजूद ही इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इवन कुछ भी इनके थ्रू कागज़ भेजा जाता, नोट भेजा जाता था, ये बेचारे धीरे धीरे आते थे मेरे पास और करा के जाते थे नोट को। मतलब इनका शारीरिक व्याधि के बावजूद अपने काम से कभी भी इन्होंने विमुखता नहीं दिखाई। बाकी संजय जी के बारे में तो बहुत कुछ लोग बोल चुके हैं। शायद परिवार का प्रेशर ज़्यादा था हम लोगों से तो इन्होंने BRS ले लिया समझाने के बावजूद भी, लेकिन परफेक्ट इंजीनियर थे। खासतौर से स्टूडियो और हॉबी के संबंध से हम कहें, संजय जी को कोई मुकाबला नहीं। हर फील्ड में इंजीनियरिंग की नॉलेज थी। इसके अलावा जो इनमें विशेष खूबी रही है, हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान, म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी, और हमें लगता है कि एंकर रिंग इनसे अच्छी तो शायद हमारे प्रोम वाले भी नहीं करते हैं। आज कमी जरूर अखर रही है, लेकिन संजय जी एक आपसे है दरख्वास्त कि हर 30 तारीख को आप यहाँ रहें जब तक आप इंदौर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, आप स्थायी आमंत्रित के रूप में रहें यहाँ पे, और हम लोगों को जरा अपनी एंकरिंग से अनुग्रहित करते रहें। सड़ैया जी के बारे में मैं क्या कहूँ। सड़ैया जी से मुलाकात बहुत पहले हुई थी, मैंने काम साथ में नहीं किया, लेकिन इनके बारे में बहुत सुना था मैंने, मुलाकात भी होती रही। परफेक्ट इंजीनियर तो है ही हैं, प्रशासनिक भी बहुत अच्छा है इनका। हर चीज़ को बड़ी गहनता से सुनते हैं, समझते हैं और उसका समाधान निकालते हैं, चाहे OB स्पॉट हो, चाहे कैसी प्रॉब्लम हो। अभी कुछ दिनों पहले, 8-10 दिन पहले करीब, वो प्रधानमंत्री की कुछ कवरेज थी हमारा कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, हमें केवल इक्विपमेंट देने थे, लेकिन अहमदाबाद वालों को कुछ समस्या आ रही थी। इन्होंने कहा मैं सॉल्यूशन देता हूँ, यहाँ से इक्विपमेंट्स भेजे इन्होंने और वो वहाँ काम आए। तो ये है, मतलब ऐसा नहीं कि अहमदाबाद वालों का है तो अहमदाबाद ही करेंगे, हमारे कोई मतलब नहीं है। बाकी इन्होंने प्रशासन तो संभाला है। इंजीनियरिंग की बहुत ही खासतौर से वो भी ये जिस इनके बैकग्राउंड था LPT का, LPT पे सब एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, ना स्टूडियो होता है, केवल एक जस्ट ट्रांसमीटर होता है, OB भी नहीं होती है। यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि इन्होंने कितना ट्रांसफॉर्म किया इस एज में। 50 से ऊपर वाली एज में आए हों, क्यों भाई थोड़ा 50 से अब वाली 55 में आगे इन्हें सारा सीखा। और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नॉलेज तो किसी को नहीं है OB की, जितनी नॉलेज इनको चिप्स पे है, कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है। एक हमारे अर्जुन सिंह हुआ करते थे जिनको नॉलेज थी, आज सड़ैया जी को नॉलेज है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी है और कहाँ से क्या करना है। जेल में ऐसे लोगों को जाने से हम लोगों को बहुत कष्ट भी है, और हम लोगों के हाथ में नहीं है कि इन लोगों को एक्सटेंशन दिला दें। अब सर गुप्ता जी का तो क्या कहें, इन्होंने भरा पूरा करियर अपना छोड़ा है। जनवरी में इनका वो लगना था, पे कमीशन लगना था, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर होते, बट इन्होंने किसी मजबूरी बस छोड़ा। ये वैसे आप हंसिए नहीं, आप लोगों का ही वो है प्रेशर, हम समझ गए थे इनकी बातों से, प्रेशर बहुत ज़्यादा है घर पे। फिर भी आप लोग अपनी एक नई पारी शुरू करने वाले हैं। सड़ैया जी का तो मुझे मालूम है ये कर रहे हैं, गुप्ता जी तो कर ही रहे हैं नई सारा पारी, देशमुख जी का नहीं पता, हो सकता है कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। नई पारी के लिए शुभकामनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। फेयरवेल पार्टी के 3 स्तंभ देशमुख जी, संजय जी और सड़ैया जी, आपके परिवार से आए सभी सदस्यों का भी स्वागत है और मेरे साथी हैं। सबसे पहले तो मैं वर्मा जी को बोलना चाहूँगा कि मैं अभी DDG हूँ, ADG बना नहीं है, ये बार प्रोडक्शन करने में लगे हुए हो, तो शायद चाहते नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ, तो इसलिए पर ट्रांसफ़र भी उन्होंने कर दिया। तो मैं यहाँ बहुत रहना चाहता हूँ, अगर कुछ मेरे से गलतियाँ हो रही होंगी तो बता देना आके। दूसरा, जैसे जैन साहब ने बोला कि वाकई हमारे आज 3 स्तंभ रिटायर हो रहे हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही और वाकई इन लोगों का कार्य बहुत ही अनुकरणीय है और इन्होंने पिछले 30-35 साल में बहुत लगन से दूरदर्शन में काम किया है। तो हम डेफिनेटली आप सभी को मिस करेंगे
और संजय जी आप देख ही रहे हैं आपके ना होने से एंकरिंग की कैसी वाट लगी हुई है। बर्बादी ने तो बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कमी कितनी ज़्यादा महसूस हो रही है। और ये हाल है कि जब पिछले मेरे ख्याल से 6-8 महीने पहले मेरी आपसे बात हुई थी कि एक एंकर तैयार करके जाएंगे, ऐसा इन्होंने बताया था। मतलब उस समय जाने का नहीं था, पर इन्होंने बोला था कि मैं एक एंकर अपने साथ में, कभी मैं टूर पे गया, छुट्टी पे गया तो एक एंकर तैयार होना चाहिए अच्छा, बट वो एंकर भी तैयार नहीं हुआ। और आज वर्मा जी ने तो ठीक है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बहुत गलतियां करता हूँ सर। उनका डेब्यू है सर आज। अब डेब्यू पर देखो यार, मैं एडीजी बोल के मेरे को तो खुश कर दिया, मैडम एओ मैडम को अकाउंटेंट पे ले आए, तो ये तो गलत बात है। तो सर बिना तैयारी की किया उन्होंने तैयारी। इमोशन ना करें, हम हमेशा मतलब मन से, तन से और माइंड से भी पॉजिटिव रहे। सर इसमें बढ़ा के बोला तो अच्छा ही। सर एडिटिंग में ठीक करेंगे इसको। एडिटिंग में ठीक करेंगे ऑडियो में। तो सभी जो रिटायर होने वाले साथी हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। इसी कार्यक्रम के जैन सर, सरैया सर, संजय गुप्ता जी और देशमुख जी, पीटर मैडम और साली मैडम। साथियों, आज हमारे जैसा कि सबने बताया कि 3 स्तंभ यहाँ से विदा ले रहे हैं। दुख के साथ खुशी भी है कि वो अब नया जीवन शुरू करेंगे, नई लाइफ शुरू करेंगे। सरैया जी के साथ तो हमारा साथ अभी तक रहा है और एप्रिसिएशन और कई जो काम थे वो हम लोगों ने साथ साथ बहुत किए। संजय गुप्ता जी के साथ भी बरसों से काम करते रहे हैं। देशमुख जी के साथ जरूर मौका नहीं मिला मुझे काम करने का। अब ये लोग जीवन सुखमय, स्वस्थ और समृद्ध रहे और इस दूरदर्शन परिवार की तरफ से और हमारे एसोसिएशन ट्रांसमीटर के जो स्टाफ है उसकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं और बड़े नज़दीक से मैंने महसूस किया है तीनों को। जब देशमुख जी शुरू में आए थे उस समय हम एक फीचर का निर्माण कर रहे थे और फीचर के निर्माण के लिए हमको इस शहर से बाहर जाना था। जैसा कि बार बार ये बताया जा रहा है कि शारीरिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये मैं उनकी बात की तारीफ करूंगा। उन्होंने कभी इस बात को मना नहीं किया कि मैं ये नहीं करूंगा।
और वो जब हमने डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे, फीचर कर रहे थे, तो एक ही शहर में हम बहुत भीतर तक गए जहाँ पर सामान लेकर काफ़ी दूर तक चलना रहता था। भेड़ाघाट में आप देखेंगे कि बहुत दूर गाड़ियों को रोक दिया जाता है। हमने दूरदर्शन के प्रभाव से बहुत अंदर तक गए, लेकिन वो जो फॉल है वहाँ तक हमको सामग्री के साथ पैदल ही आना होता था। किसी भी समय उन्होंने या उनके चेहरे से कभी उन्होंने ये एहसास होने नहीं दिया कि मुझे शारीरिक समस्या है और मुझे ये परेशानी है। वो टूर हमारा बहुत अच्छा रहा, पहली मुलाकात थी और उस पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। धन्यवाद देशमुख जी, आप उस फीचर में हमारे साथ थे। नेशनल के लिए वो फीचर था, आपके बिना वो शायद इतने आसानी से पूर्ण नहीं होता। अब मैं बात करूंगा संजय जी की। संजय जी, मैं और भाटिया जी, हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग सब साथ में रिटायर होंगे। सभी एक ही वर्ष के जो है पैदाइश हैं। दोस्त रहे तो बड़ा ईमानदार रहे, धोखेबाज ना रहे। ये इसके से बीच में ये साथ छोड़ देंगे, इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। पता नहीं अनुपम भाई को थी या नहीं थी। देखो, तो दोनों को बिना बताए इन्होंने जिसके सानिध्य में भी ये कार्य किया है, वो भी हमारा आज से, ये आप लोग बेहतर जानते हैं, ये शब्द मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। संजय भाई के मुंह से कभी नाम नहीं सुना, शायद इससे उनको अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्य करने में काफ़ी परेशानी हुई होगी। कभी भी कोई भी काम हो, यदि एट द 11th आवर में, तो चूंकि ड्रामा करता था, ड्रामा का प्रोड्यूसर था, और ड्रामा में 99% बार ये होता था कि हम एक्सटेंड ही करते थे। तो आप सभी लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर वाकिफ़ हैं। मैं थोड़ा सा बस पर्सनल लाइफ के जो 2-3 उनके किस्से हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बस वो सामने व्यक्त करना चाहूँगा। एक चीज़ तो ये कि कभी भी अपने प्रोफेशन की वजह से पापा ने अपने पारिवारिक टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा सा था, आज भी आप में से कई लोग मुझसे मिले, आप लोगों ने मुझे मेरे बहुत बचपन में देखा है, जब मैं 3-3, 4-4 साल का था। उस समय कॉलोनी के ज़्यादातर बच्चे मुझसे थोड़े से बड़े थे, तो अब मुझे उनके साथ खेलने में, थोड़ा बात करने में ऑकवर्ड लगता था। तो मुझे आज भी याद है, पापा मेरे साथ खेलने जाया करते थे ताकि मुझे अकेलापन महसूस ना हो और कहीं ना कहीं मैं उनके साथ घुल मिल पाऊँ। तो आज भी याद है, दुर्गा जी अपन जहाँ दूरदर्शन कॉलोनी में बिठाते हैं, उसके ठीक सामने जो ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और पापा हमेशा मेरे साथ आते थे ताकि मुझे अकेलापन ना महसूस हो। और मैं उन सभी, दो नौकरी कर रहे हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, हम लोग 8-9 बजे तो वापस अपने ऑफिस से आते हैं। परिवार के लिए समय तो बचता ही नहीं है, हम तो कहीं ना कहीं बस खाना दे दो कोई थाली में, हम सो जाए। ऐसे समय में मैंने पापा को देखा है कि पापा मेरे लिए समय निकालते थे ताकि मेरे साथ खेल सके। तो ये पहला पहलू। दूसरा पहलू, पैसे कमाने के लिए शायद हम सब नौकरी कर रहे हैं, हम सभी लोग उस दृष्टि से गुजर चुके हैं, जॉब में रहते हैं। मेरे हिसाब से पापा ने जो सबसे बड़ी चीज़ कमाई है वो है दोस्त। हम लोग कलीग्स के साथ काम कर रहे हैं, पापा ने आप जैसे दोस्तों के साथ काम किया है और जो सपोर्ट आप लोगों से पापा को मिला है, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगा। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑफिस का जो प्रेशर था वो पापा घर तक ला रहे हैं, कभी भी ये महसूस नहीं हुआ। क्योंकि आप जैसे दोस्तों का, सर जैसे बॉसेस का, और इस जर्नी में जितने भी बॉस और मैम रहे हैं, उन सभी ने पापा का बहुत अच्छे सपोर्ट किया। तो इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। और तीसरी और आखिरी चीज़, ये तो मुझे आज आगे पता चली है, जितने भी लोग हम सबसे मिले, लगभग हर इंसान ने यही कहा है कि गुप्ता जी यार गलत डिसीजन ले लिया आपने परिवार के प्रेशर में आके। आप लोग, आपकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। मतलब ये तो शायद मेरा ड्रीम रिटायरमेंट है कि मेरा जिस दिन भी रिटायरमेंट हो, कहीं ना कहीं मेरे जाने की वजह से मेरे से जुड़े हर इंसान को बुरा लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, लगता रहेगा, लेकिन अरे यार तुम जैसा काम करने वाला साथ में रहेगा तो उसकी कमी हमेशा खलती रहेगी। तो मैं पापा को और पापा के साथ उनके साथी जो रिटायर हो रहे, आप सभी को आपकी सेकेंड इनिंग्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग आगे भी अपने परिवार के लिए एक आइडल बन के रहें जैसे आप लोग अब तक हैं। आप लोग एक टॉर्च बेयरर हैं, आप लोग एक ऊर्जा का स्रोत हैं
वो आगे भी आप लोगों का बना रहे और हम सब पे आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंद्राब गुप्ता जी। 22 अगस्त 1990 में उनकी सर्विस की शुरुआत हुई और 20 नवंबर 2010 तक ये एलपीटी बैतूल में पदस्थ रहे। उसके बाद 1 नवंबर 2019 से अभी तक डीडीके भोपाल में पदस्थ है, जो अपनी कार्य क्षमता को प्रूव करते हुए आज वो रिटायर हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं वीएस देशमुख जी, प्लीज़ मंच पे आएँ, अपनी बात करते हैं। आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो मैंने जो भी शारीरिक समस्या के बाद में भी आपके सहयोग से काम किया, इसके लिए मुझे धन्यवाद। संजय गुप्ता जी डीडीके सबसे पहले सन 17 मई 1990 को डीडीके भोपाल में एज ए ज्वाइन किया। 1995 से 1995 इनका पहला ट्रांसफ़र हुआ और 2002 में जगदलपुर पर फिर से इनका पदस्थापना हुई। उसके बाद 2003 में वापस डीडीके जगदलपुर से वापस डीडीके भोपाल ट्रांसफ़र हो गया और 2012 से इंदौर डीडीके भोपाल में फिर से ट्रांसफ़र हुआ। 2016 में इनका फिर वापस डीडीके भोपाल ट्रांसफ़र हुआ और 2022 में एसीए पद पर इनका प्रमोशन हुआ 2022 में। उसके बाद 2024 में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर इनका प्रमोशन हुआ। तब से ये लगातार कर्मठ ईमानदारी से संघर्षपूर्ण अपनी कार्यों को निर्वहन कर रहे हैं और इनका जीवन जो है सभी को मालूम है किस तरह से इन्होंने कार्य किए हैं। इन्होंने 9 सितंबर 2022 को स्वेच्छा से बीआरएस के लिए अप्लाई किया, जो कि उनका स्वीकृत कर लिया गया है। कुल 35 वर्षों की सेवा में 29 वर्ष डीडीके भोपाल को उन्होंने कार्य करते हुए दिए हैं, जो कि एक अचीवमेंट वाली बात है। और जिनके इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट कवरेज बीजिंग में भी भाग लिया, बीजिंग ओलंपिक में भी भाग लिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इत्यादि ऐसे गेम्स रहे जहां पर इन्होंने अपना कार्यों को निर्वहन किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात है और दूरदर्शन को भी इन पर फक्र होता है कि इतने मेहनती इंजीनियर हमारे यहाँ पे हैं और जिस तरह से इन्होंने डेडिकेशन के साथ यहाँ काम किया। श्री संजय गुप्ता जी को और इसके बाद इनको हिंदी अधिकारी के रूप में भी इनको निर्वहन कार्य करने के लिए दिया गया, जो कि इन्होंने यहाँ पर संसदीय समिति के सामने अपना निरीक्षण करवाया और बहुत ही इस कार्य को सफलता से किया गया और इसकी सराहना की गई कि भाई इतना बढ़िया कार्य हिंदी अधिकारी के रूप में इन्होंने किया। इसके लिए इनको हम धन्यवाद देते हैं। इस केंद्र ये केंद्र इनके लिए आभारी है जो जिस तरह से ये कार्य करते रहें। अब मैं संजय गुप्ता जी को यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगा कि अपने शब्दों से सबको आशीर्वाद करें। मेरी तरफ से हमारे दोनों साथियों देशमुख जी और सड़ैया जी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना वास्तविक रिटायरमेंट देख रहे हैं। मेरा तो छद्म रिटायरमेंट है आज, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा चूँकि मुझे एक लंबी पारी खेलने का मौका मिला और दूरदर्शन भोपाल में जैसा कि इन्होंने बताया वर्मा जी ने 35 साल की टोटल जो जॉब है मेरी या सर्विस करियर है उसमें 29 ईयर्स मैंने भोपाल में ही निकाले हैं। तो बहुत लंबा समय मैंने भोपाल में निकाला है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरा जो भाषण है लंबा होना वाला था, लेकिन मैंने कोशिश की कि उसको लिख कर ले आऊँ ताकि आपको मिनिमम समय में ज़्यादा झेलना ना पड़े, क्योंकि मुझे सारे लोगों को आज धन्यवाद भी बोलना है। बहुत सारे लोगों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा उपकार रहा है। तो जो मेरी अपनी 35 साल की नौकरी रही उसी से शुरू करता हूँ कि आज 35 साल के बाद मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। मेरा VRS 9 सितंबर को हो गया। ये डेट चुनने के पीछे जो कारण रहा वो ये है कि 8 सितंबर को ही मैंने भोपाल में अपनी जॉब की शुरुआत की थी, तो इसलिए मेरी ये चाह थी, मेरा ये चाहना था कि इसके आसपास ही मेरा समापन हो। 8 सितंबर को मैंने भोपाल में ज्वाइन किया था जॉब और आज 9 सितंबर को मेरा VRS हुआ है। मैं चाह रहा था 7 सितंबर को हो जाए, लेकिन नोटिस 7 जून को नहीं दे पाया था मैं, क्योंकि उस दिन शायद सैटरडे था या कुछ था, तो मैं 9 जून को नोटिस दे पाया, तो 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ा। सभी ऑफिसर्स विशेषकर पोतनीस सर का मार्गदर्शन और पॉजिटिव अप्रोच से यह संभव भी हो पाया। 9 सितंबर ही वो डेट थी
9 सितंबर मेरी डेट को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरा जो डेट चुनने के पीछे कारण रहा, मेरी सबसे पहली मुलाकात 9 सितंबर को 38 साल पहले मेरे खास दोस्त श्री अनुपम बांटिया से हुई थी, और 9 सितंबर को ही आज मैं रिटायर होकर जा रहा हूँ। तो धोखा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैं दोस्तों की कदर करता हूँ। 9 तारीख को मैंने 9 सितंबर को ही मिला था और आज 9 सितंबर को ही मैंने रिटायरमेंट भी लिया। अनुपम के मम्मी पापा और भाइयों ने भी मुझे भोपाल में कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, और उसके लिए मैं उसके परिवार वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2 और दोस्त ऐसे मेरे हैं जिनका मैं दूरदर्शन आकाशवाणी की नौकरी के पहले से जिनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। एक है संजय कुमार वाऊ और दूसरे सुरेश कुमार तारवानी। हम तीनों ही दोस्त दूरदर्शन में जॉब करने से पहले से दोस्त हैं, बल्कि दूरदर्शन की नौकरी के लिए तो वाऊ जी ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ आकर नायर जी से मिलके आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो इन दोनों ही दोस्तों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये 38 साल से मेरी दोस्ती में और मेरा पद हमेशा से प्रदर्शित करते रहें। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत भी मानता हूँ कि मेरे ऊपर सभी अधिकारियों का विशेष स्नेह रहा। दूरदर्शन भोपाल में शुरुआती पोस्टिंग मिलने में श्री दिलीप जैन का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिलीप जैन को शायद अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरे साथ पहले भी वो रहे हैं और दूरदर्शन की नौकरी में भी यहाँ IE थे। वो बाद में अहमदाबाद चले गए। वो मुझे लेकर मुंबई गए थे दूरदर्शन जॉब शुरू करने के पहले, और हम श्री बी सोनी साहब से मिले थे जो उस वक्त ADE हुआ करते थे, ASC की पोस्ट पर थे। बाद में ADG ऑफिस से ही शायद रिटायर हुए हैं वो। बी सोनी साहब ने ही मेरा भोपाल में पोस्टिंग का सबसे पहला काम, ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से ही कंप्लीट हो पाया था। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 91 में जब मैं जूनियर मोस्ट एम्प्लॉय था, तब दूरदर्शन कॉलोनी जो कि नई बनी थी, उसमें श्री NM मेहरा सर ने कई सीनियर्स पर तरजीह देते हुए मुझे और PK गुप्ता को क्वार्टर अलॉट कर दिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उस टाइम हमारे जो हेड क्लर्क या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे श्री सुरेश कुमार D हुआ करते थे, और उनके रहते हुए नियमों को इस तरीके से बदलते हुए या उनको बाईपास करते हुए किसी जूनियर मोस्ट को क्वार्टर देना अपने आप में कितना बड़ा काम रहा होगा, मैं आज समझ सकता हूँ। श्री NM मेहरा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री SK रावत सर का मेरे ऊपर विशेष स्नेह रहा। उनकी कलकत्ता पोस्टिंग के दौरान 2 बार DSNG के लंबे टूर हमने किए हैं, एक बंगाल इलेक्शन और दूसरा दुर्गा पूजा का कवरेज। बंगाल इलेक्शन में मैं शांति निकेतन में मुझे रहने का मौका मिला, जो मेरे ख्याल से एक भारतवासी होने के नाते मैं समझ सकता हूँ शांति निकेतन में रहना अपने आप में कितनी बड़ी एक अनुभव की बात हो सकती है, कितना बड़ा मेरे लिए गर्व की बात है। दुर्गा पूजा की डेफिनेटली जो हमारी कवरेज थी बहुत बढ़िया रही थी। तो DSNG में जो लोग समझते हैं कि शायद मैंने नहीं काम किया हो, तो DSNG के मेरे 2 बड़े टूर्स रहे हैं। भोपाल पोस्टिंग के दौरान ही मुझे VP सिंह सर के साथ पुणे यानी कि DD के पुणे, DD के इंदौर, DD के ग्वालियर और DD के राजकोट के दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन से पहले टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए भेजा गया था यहाँ से VP सिंह साहब के साथ, और ऑडियो वीडियो मेजरमेंट्स भी हम ही ने किए। मतलब ये सारे DDKs की शुरुआत कहीं ना कहीं उद्घाटन के पहले का सारा टेक्निकल हम सेटअप जो भी चेक करने का काम था वो मुझे VP सिंह साहब के साथ करने का मौका मिला। उनके लिए भी मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। पटना केंद्र बहुत समय से बंद था स्टूडियो, और उस समय ये बात आई थी कि वहाँ जो KCM 125 कैमराज हुआ करते थे वो चूँकि भोपाल में भी थे और उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे ज़्यादा थी। तो श्री जोसेफ साहब हमारे AE उस टाइम हुआ करते थे, TJ जोसेफ, वो मुझे साथ लेके गए थे और हम लोगों ने वहाँ के सारे KCM 125 कैमराज और CD 680 स्विचर्स को रिपेयर करके स्टूडियो को ऑपरेटिव बनाया था। इसके लिए मैं जोसेफ साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। 95 में मेरा ट्रांसफ़र LPT राजगढ़ हो गया, लेकिन श्री चौहान सर ने अगले लगभग 6 वर्षों तक मुझे रिलीव नहीं किया। 95 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और 6 साल तक मुझे रिलीव नहीं किया गया। ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक कीर्तिमान था। ऐसा शायद किसी और के साथ हुआ हो, मुझे याद नहीं पड़ता। इसी दौरान मुझे EMRC इंदौर यूनिवर्सिटी में उस वक्त के UPSC इक्विवेलेंट जो 2200 का स्केल हुआ करता था AAC का, वो मुझे मिला था, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसी समस्या रही, आपस में चर्चा करके मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अदरवाइज 2000 के आसपास या 99 के आसपास मुझे AAC का स्केल 2200 का मिल चुका था। बाद में चौहान साहब ने मुझे डिफ़िकल्ट स्टेशन जगदलपुर पोस्टिंग भी दिलवा दी, जिससे मैं जल्दी वापस भी आ सकूं, और हुआ भी वही। जगदलपुर में श्री संजय प्रसाद सर ने 1 साल के अंदर ही मेरा ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। तो मैं संजय प्रसाद साहब का भी यहाँ से धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, और वो एप्लीकेशन पर तुरंत कार्रवाई। संजय प्रसाद साहब का ADG ऑफिस में इतना बढ़िया नाम था कि उन्होंने कोई चीज़ भेजी है मतलब होना ही है। तो मैं 1.5 साल के पहले वापस भोपाल आ गया था। भोपाल की सेकंड ज्वाइनिंग भी इसी महीने की थी, 17 सितंबर की। तो एक तरह से सितंबर मेरे लिए बड़ा हैपनिंग रहा है। फिर 99 से लगातार अगले 5 साल तक मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट कवरेज करने के लिए दूरदर्शन भोपाल ने नॉमिनेट किया।
तो जो आज आप कवरेजेस देखते हैं स्टार पर और ESPN पर और जो भी चैनल्स आप देखते होंगे, उस टाइप की कवरेजेस हम लोग TWI के साथ, निम्बस के साथ और चैनल 9 के साथ में लगातार 5 साल तक करता रहा। तो ये इसमें मैं एक यहाँ पर हमारे एक अधिकारी, चूँकि हमारे भोपाल के अधिकारी श्री SR चौहान साहब और श्री रजत निगम साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा। वो मुझे हमेशा मेरा ही नाम रिकमेंड करते थे और मैं जाता भी था उन कवरेजेस में। और JN बंदोपाध्याय साहब जो आजकल यहाँ नहीं है, लेकिन जो लोग पुराने जानते होंगे, उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ कि डायरेक्टरेट में रहकर उन्होंने मेरा नाम हमेशा आगे ही रखा। तो ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते रहे और मुझे बेहतर आउटपुट देने के लिए हमेशा पुश करते रहे। ये इंटरनेशनल, चूँकि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ काम था और कई बार ऐसा मौका आया कि एक ऐसा मौका भी आया जब ऐसा लगा कि शायद दूरदर्शन की नौकरी से मैं उसमें स्विच कर जाऊंगा, लेकिन फिर वही से मेरा जो नेचर है, मैं फिर से वहाँ से वापस आ गया। और ये मेरे लिए गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उस समय लगातार 5 स्टार होटल में स्टे करना और बाय एयर ट्रेवलिंग, मेरे ख्याल से ये उस वक्त के दूरदर्शन के टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ को ही केवल पात्रता हुआ करती थी। बाय एयर ट्रेवलिंग सबको नहीं मिला करती थी और 5 स्टार होटल में तो दूरदर्शन या गवर्नमेंट की जो भी हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस थी उसमें शायद न मिलता, और हम लोग लगातार कई महीनों तक इस तरीके का जीवन जीते थे। तो मुझे लगता था कि वो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पीरियड है। इस दौरान मुझे अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट भी मिला। अब ये गिफ्ट मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र है उस गिफ्ट पर कि जब मेरे बेटे के जन्मदिन पर सचिन तेंदुलकर ने मुझे बुलाया और एक क्रिकेट का बैट दिया और उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे नीलाभ लिख के दिया, जो आज भी हमारे घर में रखा है। ये बैट उसके बर्थडे के दिन ही मेरे दोस्त ने डिलीवर भी करके दिया घर पे। तो मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मेरे घर जो भी आता है मैं उसको ज़रूर ये दिखाता हूँ। तो मैंने नौकरी में आने के बाद ये सारे काम तो किए ही, पढ़ाई के लिए भी मैंने अपना थोड़ा बहुत समय निकाला। मैंने AMIE जो होता है, जो BE के इक्विवेलेंट होता है, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वो मैंने जॉब में रहकर किया। उसके बाद MBA भी मैंने जॉब में रहकर ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किया था। और इसमें मेरी पढ़ाई, जो MBA की पढ़ाई थी, उसमें मेरे बेटे और वाइफ ने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर पढ़ाई की। बेटा छोटा था, लेकिन रात हमने लगभग 3 बजे रात तक कई बार पढ़ते थे और वो मेरे साथ बैठा रहता था। हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उन दोनों का धन्यवाद। 2008 में बीजिंग ओलंपिक की प्रसारण टीम में मुझे DDK भोपाल के रिकमेंडेशन पर डायरेक्टरेट के अधिकारियों द्वारा फिर से चुना गया, जिसमें डायरेक्टरेट के अधिकारियों श्री अजय गुप्ता सर, जो बाद में ENC हुए, श्री अभिषेक अग्रवाल सर, श्री अशोक पाठक सर और श्री K सुब्रमण्यम सर, जो बाद में बेसिल के हेड रहे, और DDK मुंबई से श्री MS थॉमस सर, जो ADG की पोस्ट से रिटायर हुए। उनके मार्गदर्शन में मनोज दुबे के साथ हमने लगभग 0 से लेकर सारी तैयारियां की। 0 मतलब सारी केबल्स हम ही लोगों ने बनाई, सारे इक्विपमेंट्स हमने ही डिफरेंट स्टेशन से बुलवाए, उनकी टेस्टिंग की, ब्लॉक डायग्राम्स बनाए, और बीजिंग में किस तरीके का सेटअप बनना है वो केवल हमारे पास एरिया आया था कि वहाँ पर हमको इतना एरिया मिल रहा है कंट्रोल रूम बनाने के लिए, तो उसमें MSR, PCR और एडिट सूट्स बनाना, ये सब प्लानिंग हम लोगों ने दिल्ली में 6 महीने लगभग की थी। फिर वहाँ पर लगभग हम लोग 1 महीने रहे बीजिंग में, और वहाँ पर हमने पूरा सेटअप किया और प्रसारण किया, जिसमें कपिल भटनागर का इंडिया एट बीजिंग, जो रात के 9 बजे यहाँ से टेलीकास्ट होता था, वो अपने आप में एक अविस्मरणीय घटना थी और मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक कह सकता हूँ मैं बड़ा काम रहा मेरे लिए कि रात के 9 बजे जो यहाँ से टेलीकास्ट होता था इंडिया एट बीजिंग, उसकी एडिटिंग जो कि ग्राफिक आर्टिस्ट करते थे, वाकई बहुत अच्छी बात थी। फिर 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर से एक बार मुझे लंबा टूर डायरेक्टरेट में विभिन्न प्लानिंग का हिस्सा बनने को मिला, जिसमें इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स के वही सारे अधिकारी थे जो अभी मैंने नाम लिए, उन सबका फिर से धन्यवाद। इसमें श्री सुकुमार पटेल साहब, एक और ऐड नाम करना चाहूँगा, जो DDK भोपाल से गए थे, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। फिर गोवा जब उनकी पोस्टिंग हुई तो उन्होंने हमको 2 अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स यानी कि ब्रिक्स सम्मेलन और लूसोफोनिया गेम्स जो हुए थे, उन दोनों में हमें मौका दिया, उसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। 2012 में मेरा ट्रांसफ़र का नंबर आया तो तब PK पति साहब हमारे DDK भोपाल के हेड हुआ करते थे, उन्होंने पहले से ही सारी बिसात जमा दी थी, मुझे पहले से सब कुछ बता दिया था आपको DDK इंदौर जाना है, और मुझे अपनी मनचाही जगह इंदौर ट्रांसफ़र मिल गया। इंदौर के टेक्निकल में टेन्योर में टेक्निकल तो शायद कोई उपलब्धि मैं नहीं गिनवा पाऊंगा, लेकिन वहाँ मेरे दोस्त श्री राजेंद्र कुलकर्णी और बरानिया साहब, जिनको आप सब जानते ही हैं, उन दोनों के सानिध्य में सिंगिंग की एक नई हॉबी डेवलप हो गई, जो आज तक जारी है और समय के साथ और स्ट्रांग होती जा रही है। उन दोनों का भी बहुत बहुत आभार। लगभग 4.5 साल इंदौर में साराभाई सर और हमारे पूर्व HOP श्री जयंत श्रीवास्तव जी के साथ कॉलोनी में मैंने बहुत बेहतरीन वक्त गुजारा, उन दोनों का आभार। लौटने का इंतजाम भी श्री सेतु माधवन सर ने सिंहस्थ के दौरान, मैं DDK भोपाल के लिए टूर पर था इंदौर से, और वहीं पर मुझे खबर आई, बीजू सर ने फ़ोन किया कि माधवन साहब को आप एक एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की भेज दीजिए। मैंने वहीं मोबाइल पर बैठकर 4 लाइनें लिख के
सेतु माधवन साहब को भेज दी और सिंहास खत्म होते होते मेरा वापस भोपाल ट्रांसफ़र हो गया। तो सारा भाई साहब, पंडित सर और कामलियाल साहब, इन सब ने मिलकर मेरा ये ट्रांसफ़र, और सेतु माधवन साहब का निश्चित रूप से विशेष योगदान रहा। सब ने मिलकर अपना जो इस तरीके से सारी चीज़ें जमाई कि मैं 2016 में वापस भोपाल आ गया। इन सब का फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर ऐसी और यही के 2 प्रमोशन मुझे भोपाल के अधिकारियों नवनीत कौर मैडम, पोतनीश सर, अरुण कुमार जैन सर और प्रदीप अग्रवाल सर, इन सब के प्रयासों से मुझे एसी और एई का प्रमोशन यहीं मिल गया। खासकर मुझे लगता है एई का प्रमोशन तो मेरा भोपाल में असंभव था, ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा समय यहाँ हो चुका था और एई का प्रमोशन पे मुझे ट्रांसफ़र होना ही था। लेकिन इन सारे अधिकारियों ने मुझ पर ऐसा वरद हस्त बनाया कि मुझे एई में भी प्रमोशन यहीं पर मिल गया। तो मैं इन सब का भी बहुत बहुत आभार करता हूँ, जैन साहब, अग्रवाल सर, पोतनीश सर और कौर मैडम का भी। इसके जो एग्ज़ाम होती है एई की, उस एग्ज़ाम में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि मेरे 258 आउट ऑफ 300 मार्क्स थे। 258 मार्क्स मेरे ख्याल से मेरे किसी भी परिचित के कभी नहीं रहे, और मैं ये अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इसमें ऑथेंटिसिटी के साथ इस चीज़ को इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं लगभग 1990 जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, तब से लगातार मैं एई के एग्ज़ाम में जो लोग भी अपीयर होते थे उन सबको पर्सनली बिल्कुल एक क्लासरूम फॉर्मेट में पढ़ाया करता था। तो जब दूसरों को मैंने एई की एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया तो मुझे खुद को तो एई की एग्ज़ाम देना ही थी। मेरे ऊपर ये ज़रूर इल्ज़ाम थोड़ा लगता है कि अगर मैं शायद एई ना बनता तो जॉब ना छोड़ता, तो शायद संभव हो सकता है, लेकिन मुझे एई की एग्ज़ाम फेस करना बहुत ज़रूरी था मेरे ईगो के लिए कि मैंने जब दूसरों को पढ़ाकर एई बनाया तो मैं क्यों नहीं एई की एग्ज़ाम दूंगा। और उसको मैंने प्रूव भी किया कि 258 आउट ऑफ 300 मार्क्स मेरे आने वाले दोस्तों के लिए भी एक बेंचमार्क रहेगा कि वो लोग भी पढ़ाई करें और इतने नंबर लाएं। इसके साथ ही 89 में भी मैंने जो ईए की एग्ज़ाम दी थी वो भी मैं टॉप 10 में आया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जब भी मुझे कोई मौका दिया गया मैंने निश्चित रूप से उसमें बेस्ट किया। एई के एग्ज़ाम में मेरी वाइफ ने मेरी जितनी मैं जो सपोर्ट किया है, अगर उनको भी एग्ज़ाम देने को मिलता तो शायद वो एग्ज़ाम निकाल लेती। मेरे से ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने की थी, तो उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस तरीके से मुझे जैसे जैसे काम मिलता गया, जो भी मुझे बेहतर से बेहतर काम मिलता गया, मैंने उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। मुझे सभी अधिकारियों का भी सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है। और एई बनने के 1 साल के बाद, 1 साल तक तो ठीक रहा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मुझे पता नहीं वैराग्य सा उत्पन्न होने लगा और फाइनली अपने परिवार से विचार विमर्श करके मैंने वीआरएस लेने का मन बना लिया। पोतनीश सर ने अपनी पॉजिटिव अप्रोच से 9 सितंबर को मेरा वीआरएस का सेंक्शन ऑर्डर भी निकलवा दिया और नोटिस पीरियड के दौरान ही पार्लियामेंट्री कमेटी का राजभाषाई निरीक्षण हुआ, जिसमें भोपाल को सफलता मिली, जिसमें वंजानी सर, एओ मैडम और एडमिन के अन्य साथियों का गाइडेंस खासकर फाइल वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। उसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। वंजानी सर को मेरी तरफ से आप थैंक यू बोलिएगा। इस सफलता में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मेरे अकेले का कोई योगदान ना रहा हो, लेकिन इतना भी ज़रूर कहता हूँ कि यदि इसमें हम फेल हो जाते तो केवल मैं और मैं ही जिम्मेदार होता, ये मैं मानता हूँ। अंत में सभी का, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, वाजपेयी सर हैं, तेलंग सर हैं और अन्य जिनका भी मैं नाम न ले पाया हूँ, उनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सपोर्ट और गाइडेंस के लिए पूरे प्रोग्राम, न्यूज़, एडमिन, इंजीनियरिंग और मेरे क्लस्टर के साथियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्ष आप लोगों के सानिध्य में बिता पाया। और आप सबसे निवेदन है कि आगे भी मेरे ऊपर अपनी शुभकामनाएं ऐसे ही बनाए रखेगा। थैंक यू वेरी मच। आभार, धन्यवाद। थैंक यू गुप्ता जी। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिसंबर 1988 में गुजरात के पाटन में हुई एलपीटी पाटन से इनकी शुरुआत हुई। इनका कार्यकाल 1 दिसंबर 1988 से लेके 31 जुलाई 1989 तक यहाँ पर रहा। उसके बाद 1 अगस्त 1989 से लेकर 30 अप्रैल 1991 तक गोधरा एलपीटी में गुजरात में इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद 1 मई 1991 से 21 अक्टूबर 1994 तक डीएमसी सिपरी के अंतर्गत एलपीटी श्योपुर कला में इनका कार्यकाल रहा। इसके पश्चात 22 अक्टूबर 1994 से लेके 31 मार्च 2000 तक एलपीटी दतिया डीएमसी ग्वालियर के अंतर्गत इनका कार्यकाल रहा। 1 अप्रैल 2000 से 7 सितंबर 2005 तक डीडीके इंदौर पीजीएफ में इनकी कार्यकाल रहा। 8 मार्च 2005 से 31 मार्च 2009 तक ग्वालियर पीजीएफ में इनकी कार्यकाल सेवा रही। इसके पश्चात 1 अप्रैल 2009 से लेके 30 अप्रैल 2014 तक एलपीटी केलारस में इनकी सेवाएं रही। 1 मई 2014 से 15 अगस्त 2020 तक दतिया एलपीटी में फिर से इनकी सेवाएं रहीं।
उसके पश्चात 16 अगस्त 2020 से डीडी के भोपाल में इनकी पदस्थापना हुई। इनके कार्यों का विवरण आप सभी को मालूम है। जिस तरह से ये कर्मठ कार्यों के प्रति सिंसियर, ओबी में इन्होंने अपनी जो प्रतिभा दिखाई है सभी जानते हैं। इनके साथ काम करने में ओबी में सबको डर लगता था कि भाई ओबी में सड़ैया जी जा रहे हैं ओबी लेके तो हम नहीं जाएंगे। ये कभी भी देखते थे। मैं कुछ अपना शेयर करना चाहूँगा अपने अनुभव। मैं तो इनका कायल रहा हूँ कार के प्रति सिंसियरिटी का, और मैं इनको भी अपना मानता हूँ कि मैंने इनसे कुछ सीखा ओबी में, क्योंकि जब भी ये जाते थे इनको लगता था ये केवल गलत डल गई है तो उसी समय उसको घड़ी करवा देते थे कि इसको लपेटो भाई, गलत डाल दी, कैसे डाल दी, क्यों डाल दी, क्या सोच के डाला था। तो उनके पास बहुत सारे अनुभव रहे, जो कि ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे आके ओबी का सीखा, ऐसा कुछ नहीं। इनके पास कार्य क्षमताएँ बहुत अच्छी रही हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। और सबसे बड़ी बात ये, इतनी उम्र में इतने सारे मतलब स्टेशन पे कार्य करने की इनकी दक्षता है। सबसे बड़ी बात है कि इतने सारी एलपीटीसी में रहना, अपने कार्य क्षमता को शो करना उसको इंडिपेंडेंटली रन करना कितनी बड़ी बात है। मैं इस कार्यों की उनकी सराहना करता हूँ कार्यों की, और मैं सड़ैया जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए अपने शब्दों से सबको आशीर्वचन कहें। सड़ैया जी पर बैठे सभी हमारे अतिथिगण, सदन में उपस्थित मेरे मित्र और मेरे स्वजन, जैसा वर्मा जी ने बताया कि मेरा 60% से ज़्यादा समय एलपीटी में निकला, और इसके बाद मुझे 2 पीजीएफ में रहने के मौका मिले, जो बहुत एसपीटी जैसे ही रहते हैं उसमें कोई ज़्यादा काम रहता नहीं। स्टूडियो का आखिरी 5 साल का मुझे समय मिला, जिसमें निश्चित रूप से आप लोगों के सहयोग से मैं जो कर पाया वो कुछ यह सीख पाया मैं। इसमें गुप्ता जी का खास तौर से, अनुपम जी बैठे हैं, संजीव, इन लोगों का विशेष उल्लेख है। बात का कुछ 1-1.5 साल जो गुप्ता जी विनय जी के संग मेरा समय रहा है, तो जानते हैं कि उनके विनय जी के साथ मुझे लगा बहुत जी कि यहाँ के हर व्यक्ति को काम करने का मौका मिलना चाहिए। अद्भुत क्षमता के धनी है वो, क्या उनकी टेक्निकल और क्या प्रशासनिक क्षमता, दोनों अद्भुत हैं। बस अब क्योंकि संजय जी ने इतना ज़्यादा विस्तार से बोल दिया कि आप लोगों के पास समय भी अभाव है, और बस सब चीज़ें 1-2 बातें हम सिर्फ यहाँ अपनी शेयर करेंगे जो अनुभव मुझे मिले हैं, जिसको ज़्यादातर लोगों को समझना चाहिए। मैंने 15 तारीख को रिलीव होकर 16 को ज्वाइन किया, संडे था उस दिन, लिहाजा पोतनी जी से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। 4-5 दिन बाद पोतनी जी के पास हम गए, मास्क लगाए बैठे, 2 मास्क थे, वो कोरोना का समय था। कुछ समय बाद हम क्योंकि ट्रांसमीटर में ड्यूटी कर रहे थे, तो एक दिन पोतनी जी आए वहाँ, हम अपने कंप्यूटर में बैठे थे कुछ अकेले, पहचान नहीं पाए हम, ना हाइट का अनुमान लगा पाए थे, ना चेहरा देख पाए। तो हम बैठे रहे, और ये इतने सरल सहज भीतर ट्रांसमीटर में पूरा घूम घाम के, और हमने सोचा पता नहीं कौन होगा, गुप्ता जी ऊपर बैठते, ठेकेदार आया होगा, चला गया। बाद में हमें लगा कि अरे ये हम कोई ना मिस किया हमने, ना अपनी तरफ से रिस्पांस भी दिया। इसके बाद गुप्ता जी को हमने देखा बाहर इनके साथ लौट के, गुप्ता पोतनी जी के संग, तो लगा कि नहीं कोई आदमी है जो हमने आके क्षमा मांगी, शायद आपको याद हो या ना हो मुझे नहीं मालूम। हम तो कहता गलती हुई है क्योंकि आपको पहचाना नहीं, और ये ऐसा है। तो इतने सरल और सहज, इनने इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और हमें इसके बाद इतना जो स्नेह मिला, पहले कार्यकाल के बाद फिर दोबारा लौट के आए, तो हम ही कह सकते हैं कि इनके साथ काम करने में कितनी लिबर्टी मिलती है, कितना आनंद मिलता है, वो हमने महसूस किया है यहाँ के। दूसरा एक वाक़या हुआ हमारे साथ, कुछ व्यवस्था के तहत हमें स्टूडियो भेजा यहाँ। उस स्टूडियो भेजने में हम कुछ एलपीटी के आदमी थे, सब जानते थे नहीं स्टूडियो क्या होता, पहली बार वो भी देखी थी जीवन में। तो हमने एक संजीव जी हमारे संग बैठे, टूर पे आते थे ये, और कुछ न्यूज़ चला रहे थे। हमने इनसे कहा एक तरह ऑटो जरा हम भी चलाते हैं, तो हम बैठे ऐसे, हम ऐसी है यही है, थोड़ा हमें ये भी था कि नहीं हम, तो हम लोग एक क्लिप को ये ड्रैग कर रहे थे, हमने भी वैसे ही कोशिश की, और वो बीच में छूट गई क्लिप। और ये एकदम इरिटेट होके मेरे ऊपर, अरे क्या कर दिया, और ऐसा करके जल रहा है। मुझे भी भीतर लगा। बाद में फिर
आज तक मैं इस बात के कायल हूँ कि ये व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कुछ गलत जाए। और मेरे मन में इनके प्रति जो भाव पैदा हुआ, फिर मैंने बहुत इनसे जानने की कोशिश की और इनसे समझने की कोशिश की, जो बाद में मेरे काम भी आया। तो हर व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि व्यक्ति कितना कॉन्शियस है अपने काम के प्रति, जो 5 सेकंड 2 सेकंड का भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये इसका कब था इनका ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम जानने की कोशिश की हमने। दूसरा एक और छोटा सा है कि यहाँ अभी पिछले कई महीनों से पेंशन का यहाँ बड़ा वो चलता था, हर आदमी भीतर भीतर रहे। आपके मार्गदर्शन में कितने अद्भुत व्यक्ति हैं। मुझे लगता है 1-2 बार गए हम 15 तारीख को, 16 तारीख को आ गया था PPO। 16 तारीख को PPO आने के बाद सारे पेमेंट के पूरी सब्सिडी भेज दिए और पता नहीं लगा हमें। तो इतनी व्यवस्था, इतनी ये कोऑर्डिनेशन का हम धन्यवाद। और सबको हम ये चाहते हैं कि उनका काम ऐसे एक सरल तरीके से करते जा रहे हैं वो पता नहीं लगने दे रहे लोगों को, ये महसूस नहीं होने दे रहे पैसा कैसे आता। तो खास तौर से मरोलिया जी, चंदनकर जी, और कहाँ गए अपना वो प्रसाद जी तो इन लोगों का हम धन्यवाद देंगे कि ऐसे ही सबका सहयोग करते रहें। और अब गुप्ता जी ने चूँकि इतना कह दिया, इसके बाद कुछ बचता नहीं। अच्छा, और सच बात ये ज़रूर है कि हम ये महसूस करते कि LPT पे आके मैंने पहली बार वो भी देखी थी जीवन में, क्या होता है पता नहीं था वो भी के भीतर। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से भरोसा किया और हमें काम करने का मौका दिया, उससे जो हम आपको कर पाए वो हम इसके लिए और बेहतर कर सकते थे, थोड़ा सा और मौका मिलता तो। बाकी बाद में फिर DSNG और अर्थ स्टेशन में भी दिया, उसमें भी कितना कर पाए शायद गुप्ता जी वैल्यूएशन करेंगे इसका। और इसके आप लोगों ने जितना सहयोग दिया, मिनी मैडम कहाँ गई, मिनी मैडम, पीटर मैडम, ये सब लोगों ने बहुत छोटे छोटे काम आते थे और हमें समय पूरे किए। एक राजन का साथ बहुत बड़ा केस पड़ा था आपके मार्गदर्शन में, एक 18 से इंक्रीमेंट नहीं लगा था, मिनी मैडम के प्रयास था उसमें। वो पैसा करीब 20-22 लाख रुपए कितना मिला मुझे पता नहीं, एक एरिया बनवा के वो पूरा। तो ऐसे छोटे छोटे काम इससे हो पाएंगे, ये सब आप लोगों के सहयोग की देन है। बाकी आपने जो सहयोग किया इसके लिए धन्यवाद।
हाँ बस हम सीधे इंदौर। अच्छा चलो बढ़िया, चलो मिलते हैं ना।